नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है पोई का मचान और उसे लिखा है विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने, जो कि एक बंगाली राइटर थे। कहानी जो है वो 19वीं सदी की है। पोई का मचान में पोई जो है वो एक किस्म का साग है, जिसे बंगाली भाषा में ऐसा कहा जाता है। और ये जो विषय है वो है एक लड़की की शादी को लेकर के, उसकी माता पिता की जो चिंता है और क्या होता है उसकी शादी के बाद। तो ये उस विषय पर ये एक कहानी है। तो आइए कहानी को सुनते हैं। श्री सहाय हरि चटर्जी महाशय बाहर से आकर आंगन में पांव रखते रखते अपनी पत्नी से बोले, एक बड़ा सा कटोरा ला दो। तारक महाशय ने ताड़ का वृक्ष काटा है, अच्छा रस मिलेगा, थोड़ा ले आऊं। पत्नी अन्नपूर्णा पुआल से बने रसोई घर के बरामदे में धूप तापती हुई बोतल में जमा नारियल का तेल झाड़ू की सींग के सहारे निकालकर अपने बालों में लगा रही थी। पति को आता देखकर अपने कपड़ों को थोड़ा सा खींचकर संभल जरूर गई, मगर ना तो उनके कहने पर कोई कटोरा या लोटा देने के लिए उठी और ना ही कोई जवाब दिया। सहाय हरि बाबू थोड़ा आगे बढ़कर बोले, क्या बात है, तुम बैठी हुई हो, एक लोटा ला दो। खेंती बनती सब कहाँ चली गई? तुमने तेल लगाया है इसीलिए रसोई में नहीं जाओगी? अन्नपूर्णा तेल की बोतल बगल में रखकर कुछ देर तक अपने पति को एक टक देखती रही और फिर अत्यंत संयत स्वर में बोली, तुमने मन ही मन क्या ठीक कर लिया है, बता सकते हो? पत्नी के इस अतिरिक्त शांत स्वर को सुनकर सहाय हरि बाबू का दिल मारे डर के धड़कने लगा। उन्होंने महसूस किया कि ये तो आंधी आने के पूर्व के आकाश की स्थिति है। इसीलिए वे बेचैन होकर उस आने वाली आंधी का प्रतीक्षा करते हुए जरा घबराए हुए बोले, क्यों, क्या हुआ? अन्नपूर्णा पहले से भी शांत स्वर में बोली, देखो, ढोंग मत करो। अगर तुम्हें ढोंग ही करना है तो किसी और समय करना। तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें कोई खबर भी है? घर में इतनी जवान लड़की है और तुम निश्चिंत होकर मछली पकड़ते फिर रहे हो, रस पीकर दिन कैसे बिता रहे हो? गांव वालों ने अफवाह फैलाई है। सहाय हरि बाबू बोले, क्या क्या अफवाह फैलाई है? चौधरी के घर जाकर पूछो, वही बेहतर होगा। सिर्फ मछुआरों और कहारों की बस्ती में घूम घूम कर दिन बिताने से भद्र लोगों के गांव में निवास नहीं किया जा सकता। समाज में रहने से उसके नियम कानून मानकर चलना पड़ता है। हम लोगों को बहिष्कृत कर देंगे। हम लोगों का छुआ पानी नहीं पिएंगे गांव वाले। सगाई होने के बाद लड़की की शादी नहीं हुई। लोगों का कहना है कि परितक्यता है। गांव के किसी भी काम में लोग अब हमें बुलाएंगे नहीं। इससे तो तुम्हारा अच्छा ही हुआ ना। अब जाओ, जाकर उन्हीं मछुआरों और कहारों की बस्ती में रहो। सहाय हरि बाबू बड़े ही तिरस्कृत ढंग से बोले, ओह, ये बात है। मैं तो समझ रहा था ना जाने क्या हो गया, बहिष्कार करेंगे। करने दो। अन्नपूर्णा तिलमिला उठी। क्यों, तुम्हारा बहिष्कार करने में और भी ज्यादा लोग लगेंगे क्या? क्या तुम समाज की बहुत बड़ी हस्ती हो? ना घर, ना द्वार, ना रत्ती भर की क्षमता। चौधरी लोग तुम्हारा बहिष्कार करेंगे, कौन सी बड़ी बात होगी? और बात तो सच है, लड़की जवान हो गई है, ना तो शादी की चिंता ना कुछ। और ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, मैं उसके लिए लड़का ढूंढने निकलूं। सहाय हरि बाबू समझ गए कि जब तक वे पत्नी के सामने खड़े रहेंगे तब तक उसका स्वर कम नहीं होगा। इसीलिए जल्दी से एक कटोरी उठाकर बाहर के दरवाजे की ओर चलने लगे, लेकिन दरवाजे तक जाते जाते कुछ देखकर रुक गए और फिर अचानक खुशी के स्वर में बोले, ये क्या बेटी, तुम्हें ये कहां से मिला? आज तो मजा आ जाएगा। 14-15 वर्ष की एक लड़की दो छोटी छोटी लड़कियों को साथ लेकर आंगन में आई। उसके हाथ में एक
बंडल पोई का साग था। डंठल मोटे और पीले हो गए थे। देखकर लग रहा था कि किसी ने पके हुए पोई की लताओं को अपने बागान को साफ करने के दौरान उखाड़ फेंका है और ये लड़की उसके बागान के जंजालों को उठाकर यहाँ ले आई है। लड़की काफ़ी लंबी है, सुडौल चेहरा, सिर के बाल तेल विहीन बिखरे हुए हवा में इधर उधर उड़ रहे हैं। बड़े से चेहरे पर दो बड़ी बड़ी पर शांत आंखें, कलाइयों में 2 पैसा दर्जन वाली पतली पतली कांच की चूड़ियाँ जो सेफ्टी पिन के सहारे एक साथ बंधी हुई हैं। सेफ्टी पिनों को देखने से लगता है कि ये एक युग को पार कर दूसरे युग में कदम रख चुकी होगी। शायद इसी लड़की का नाम खेंती है, क्योंकि उसने अपना दूसरा हाथ पीछे की ओर बढ़ाया और छोटी लड़की के हाथ से पोई के पत्तों में लिपटी वस्तु को लेकर उसे खोलकर अपने पिता को दिखाते हुए बोली, चिंगड़ी मछली है पापा, बूढ़ी गया से रास्ते में खरीदा। पहले तो देना नहीं चाह रही थी, बोल रही थी कि तुम्हारे बाबा के पहले के 2 पैसे बाकी हैं। मैंने कहा, बुआ मेरे बाबा क्या तुम्हारा 2 पैसा लेकर भाग जाएंगे? तब जाकर दिया। और ये पोई पत्ता? घाट के किनारे राय काका बोले, इसे ले जा, देख कितनी अच्छी अच्छी। रसोई के बरामदे में बैठी अन्नपूर्णा वहीं से चिल्लाई, हाँ ले जा, कितना अमृत दे दिया है उन लोगों ने तुम्हें दान में। पका हुआ लकड़ी की तरह सूखा पोई का साग 2 दिन बाद वे बागान साफ करने के लिए खुद उखाड़ फेंकते। इसे कहा ले जा और ये उठा लाई। अच्छा ही हुआ उन लोगों को, और तकलीफ करके जंजाल साफ नहीं करना पड़ेगा। सब के सब गधे मेरे पल्ले आकर पड़े हैं। इतनी बड़ी हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस मोहल्ले से उस मोहल्ले घूमते हुए। तुम्हें मैंने घर से बाहर कदम रखने के लिए मना किया था। शादी हो गई होती तो अब तक 4 बच्चों की मां बन जाती। खाने के नाम पर होश नहीं रहता, कहीं साग कहीं बैंगन, और बाप है कि कहीं रस तो कहीं मेरा सर। फेंक इसे, जल्दी से फेंक। वे लड़की स्तब्ध और भय मिश्रित दृष्टि से अपनी मां को देखती रही और धीरे धीरे अपने हाथ के बंधन को ढीला कर दिया। पोई का वह गुच्छा उसके हाथ से नीचे गिर गया। अन्नपूर्णा डांट कर बोली, जा राधी, इसे उठाकर तालाब के किनारे फेंका। अगर फिर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़कर रख दूंगी। सहाय हरि बाबू ने अपनी बड़ी बेटी को देखा। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए थे। उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन बेचारे करते भी क्या। लड़की उनको चाहे जितनी प्यारी हो, उसका पक्ष लेकर इस भरी दोपहरी में अपनी पत्नी को गुस्सा दिलाने का साहस उनमें नहीं था, और करते भी क्या, चुपचाप घर से निकल गए। खाना बनाते बनाते बड़ी बेटी की करुणा भरी आंखें याद आते ही अन्नपूर्णा को शीतल षष्ठी के दिन याद आ गए। उस दिन जब अन्नपूर्णा पोई साग पका रही थी, तब खेंती ने कहा था, माँ इस साग का आधा मैं खाऊंगी और बाकी आधा तुम सब मिलकर खाना। घर में कोई नहीं था। वे खुद ही जाकर आंगन और दरवाजे के आसपास पड़े हुए पोई के डंठल उठा लाई। बाकी उठाया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे तालाब किनारे राख के ढेर पर फेंका गया था, और फिर उस साग में चिंगड़ी मछली मिलाकर सबसे छिपाकर उसने सब्जी बना दी। दोपहर को भोजन की थाली में पोई का साग देखकर खेंती ने आश्चर्य और प्रसन्नता भरी दृष्टि से माँ की ओर डरकर देखा। अन्नपूर्णा काम करती हुई 1-2 बार उसके सामने से गुजरी। उसने देखा कि क्षण भर में ही खेंती साग खत्म कर चुकी थी। उसकी थाली में साग का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वे अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बेटी इस साग के लिए जीभ की किस हद तक दुर्बल है। उसने पूछा, क्यों रे खेंती, तुझे और थोड़ा और साग दूं? इतना अच्छा प्रस्ताव सुनकर उसने खुशी से गर्दन हिलाकर उसका समर्थन किया। कुछ सोचकर अन्नपूर्णा की आंखें भर आई। अपने आंसू छिपाने के लिए छप्पर में सूख रही मिर्च की टोकरी से मिर्च लेने के बहाने आंखें ऊपर कर ली। उस दिन कालमय के चंडी मंडप में सहाय हरि बाबू को बुलाया गया।
संक्षिप्त भूमिका गढ़ने के बाद एक बार की उत्तेजित स्वर में कालीमय बाबू बोले, केशव मुखर्जी की बात लो। पहले तो अच्छे व्यक्तित्व वाला ज्ञानी लड़का नहीं होने पर बेटी को नहीं देगा कि रट लगाए हुए था, और बाद में देखो क्या हालत हुई। हरी के बेटे के साथ हाथ पांव पकड़कर बेटी की शादी करवाई। समाज में पहले जैसा नियम कानून अब कुछ बचा भी है क्या? हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बेटी को ही ले लो, 13 वर्ष की हो गई है। सहाय हरि बाबू बीच में टोक कर बोले, सावन में 13? हाँ हाँ, 13 12 फर्क ही क्या है? 12 की क्यों, 13 और 16 में भी क्या फर्क है? 13 हो या 16 या 50 हो, मेरे हिसाब रखने की बात नहीं है। तुम्हारी बेटी है, तुम हिसाब रखो। पर सगाई हो जाने के बाद तुमने शादी करने से मना क्यों कर दिया? एक तरह से तो ये छोड़ी हुई लड़की है। शादी होना सगाई होना दोनों एक ही बात है। तुमने कैसे सोच लिया कि समाज में रहकर तुम इस तरह का नीच काम करोगे और हम लोग चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहेंगे? लड़का आखिर लड़का होता है। राजपुत्र नहीं होने पर क्या तुम दामाद नहीं बनाओगे? गरीब आदमी हो, ज्यादा दान दहेज नहीं दे पाओगे? यही सोचकर सीमांत मजूमदार के बेटे को ठीक किया था। अब मानता हूं लिखना पढ़ना नहीं जानता, पर जज मजिस्ट्रेट नहीं होने पर क्या कोई इंसान नहीं होता? घर है, बागान है, तालाब है, और सुना है इस वर्ष थोड़ी सी जमीन पर धान की खेती भी की है। बस, और क्या चाहिए? इस रिश्ते का इतिहास इस प्रकार है कि मटीगांव के मजूमदार महाशय के पुत्र का रिश्ता कालीमय बाबू ही लाए थे। मजूमदार महाशय के पुत्र के साथ सहाय हरि बाबू की बेटी खेंती का विवाह करा देने में कालीमय बाबू को इतना आग्रह क्या है? इस संबंध में लोगों का कहना है कि मजूमदार महाशय से कालीमय बाबू काफी रुपया उधार ले चुके थे और साथ ही कई महीनों का सूद भी बाकी था, और मजूमदार महाशय उस पर शीघ्र ही कानूनी कार्रवाई करने वाले थे। इसलिए इस रिश्ते को जोड़कर वे मजूमदार महाशय को खुश करना चाह रहे थे। लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह थी जो उनके विरोधियों द्वारा फैलाई गई थी। पर सहाय हरि बाबू द्वारा ये विवाह तोड़ने के पीछे कारण कुछ और ही था। सगाई हो जाने के 2-4 दिन बाद ही सहाय हरि बाबू को पता चला कि लड़का अपने ही गांव में एक कुम्हार की बहू के साथ कुकर्म करने के चक्कर में उसके परिवार वालों द्वारा पीटा गया, और इसी वजह से उसने कई दिनों तक बिस्तर पकड़ लिया था। अब ऐसे लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देना सहाय हरि बाबू को मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। 2-3 दिनों के बाद एक दिन शाम को धूल धूसरित हाथ पैर लिए खेंती आकर अपनी माँ से बोली, माँ एक चीज दिखाऊंगी, आओ ना। अन्नपूर्णा ने जाकर देखा कि उसके घर की सरहद की टूटी दीवार के पास छोटे छोटे जंगली पौधों का जो वन था, उसे खेंती ने अपनी छोटी बहन की सहायता से साफ कर वहां एक सब्जी बागान बनाने की तैयारी कर रखी है। फिलहाल उसने अपने बागान की शुरुआत एक दुबले पतले पोई के पौधे से की, और बाकी सारे पौधों की कल्पना खेंती अपने दिमाग में छिपाए हुए है। अन्नपूर्णा ने देखा कि उस पोई के पौधे को पुरानी साड़ी की पार से इस तरह बांधकर खेंती ने ऊपर बंधे बांस के टुकड़े से लटकाया है जैसे वे फांसी पर लटका दिया गया हो। वे हंसते हुए बोली, पागल लड़की, ये भी कोई पोई साग लगाने का मौसम है? ये साग तो बरसात के मौसम में लगाया जाता है, अभी तो बगैर पानी के मर जाएगा। खेंती बोली, कैसे मरेगा? मैं रोज इसमें पानी डालूंगी। अन्नपूर्णा बोली, बच भी सकता है, आजकल तो सुबह काफी ओस पड़ती है। इस वर्ष जाड़ा भी कुछ अधिक ही पड़ा है। सुबह उठकर सहाय हरि बाबू ने देखा कि उनकी दोनों छोटी लड़कियां चादर लपेटे कटहल के पेड़ के नीचे सूरज निकलने की प्रतीक्षा कर रही हैं। बड़ी बेटी एक टूटी हुई टोकरी में मुखर्जी के घर से गोबर लेकर कामते हुए आई।
अरे बेटी खेंती, तुझे ठंड वंड नहीं लगती? सुबह उठकर एक चादर तो ले सकती हो। कितनी ठंड है। अच्छा बाबा, अभी ले लेती हूँ। सहाय हरि बाबू घर से बाहर निकल गए। जाते जाते सोचने लगे, क्या मैंने बहुत दिनों के बाद अपनी बेटी का चेहरा देखा है? मेरी खेंती इतनी सुंदर हो गई है। मैंने पहले तो कभी ख्याल ही नहीं किया। पौष संक्रांति का दिन है। शाम का वक्त है। अन्नपूर्णा पीठा बनाने के लिए देगची में पिसा हुआ चावल, मैदा, गुड़ अच्छी तरह मिला रही थी। खेंती थोड़ी दूर बैठकर नारियल की खुरचन तैयार कर रही थी। अन्नपूर्णा इस काम में खेंती की सहायता लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि वे दिन भर इधर उधर जंगल आदि में घूमती रहती है। पता नहीं किसे छू कर आती है। मगर खेंती जब बहुत जिद करने लगी तो उसने बेटी को हाथ मुंह धुलवाकर कपड़े बदल कर उसे छूने दिया। खेंती अपनी माँ की आंखों की ओर देखती हुई बोली, माँ, जरा सा नारियल ले लूं? ठीक है, ले लो, पर यहां बैठकर मत खाना, मुंह से गिरेगा। उधर जाकर खाओ। खेंती थोड़ा सा नारियल लेकर दूर खड़ी होकर खाने लगी। अगर सचमुच चेहरा मन का दर्पण होता है तो खेंती के चेहरे को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसे खाते हुए कितनी अधिक मानसिक तृप्ति का अनुभव हो रहा है। करीब 1 घंटा बाद अन्नपूर्णा बोली, तुम लोग एक एक केला पत्ता लेकर बैठो, मैं तुम लोगों को गरम गरम परोसती हूँ। 4-5 पीठा खा लेने के बाद राधा ने और खाने से इनकार कर दिया। उसे ज्यादा मीठा पसंद नहीं। सभी अपना भोजन समाप्त कर चुके थे, पर खेंती तब भी खाई जा रही थी और शांत भाव से चुपचाप खाई जा रही थी। खाते वक्त बातचीत नहीं करती। अन्नपूर्णा ने देखा, कम से कम 18-19 पीठा खा चुकी थी। उसने अपनी बेटी से पूछा, खेंती, और लेगी? सिर झुकाकर खाते हुए खेंती ने कहा, हाँ। अन्नपूर्णा ने उसे 2-3 पीठे दे दिए। खेंती की आंखों से प्रसन्नता झलक रही थी। मुस्कुराती हुई संतुष्ट नेत्रों से माँ की ओर देखकर बोली, बहुत अच्छा बना है माँ, तुम तो इसे बनाने के पहले फेंटती हो ना, उसी में सब कुछ। और फिर खाने में जुट गई। अन्नपूर्णा बर्तनों को बटोरते हुए स्नेहपूर्ण दृष्टि से अपनी शांत, निरीह और थोड़ी भोजन प्रिय बेटी को देखती रही और मन ही मन सोच रही थी कि मेरी खेंती जिसके घर जाएगी उन लोगों को बहुत सुख देगी। इतनी निरीह की कामकाज के लिए चाहे कितनी भी डांट पड़े, मगर अपने मुंह से आह तक नहीं निकालती। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना। वैशाख महीने के शुरू में ही सहाय हरि बाबू के एक दूर के संबंधी द्वारा लाए गए रिश्ते के द्वारा खेंती का विवाह हो गया। हालांकि लड़के की ये दूसरी शादी थी, लेकिन उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। 40 से तो अधिक होगी ही नहीं। पहले तो अन्नपूर्णा राजी नहीं हो रही थी, पर जब देखा कि लड़का संपन्न है, शहर के नज़दीक मकान है, सुर्खी चूना ईंट के कारोबार से कुछ पैसा भी कमाया है, तो राजी हो गई। ऐसा लड़का तो बार बार हाथ नहीं आता। दामाद की उम्र कुछ अधिक होने के कारण पहले तो अन्नपूर्णा उसके सामने जाने से सकुचा रही थी, पर बाद में सोचा, हो सकता है उसके ऐसा करने से खेंती के दिल को चोट पहुंचे। इसलिए उसने अपने हाथों से बेटी का कोमल पुष्ट हाथ दामाद के हाथों में समर्पित कर दिया। उसकी आंखें भर आई, गला रुंध गया, उससे कुछ भी बोला नहीं गया। घर से बाहर निकलकर आंवले के पेड़ के नीचे कहारों ने डोली को ठीक से लेने के लिए एक बार नीचे उतारा। अन्नपूर्णा ने देखा, बगान के किनारे मेहंदी की डालियां जहां अपना शीश झुकाए हुए थी, वहीं पर खेंती की मामूली सी बालूचरी साड़ी का आंचल डोली से बाहर निकलकर धूल में लौट रहा था। अपनी इस अति अस्त व्यस्त, नितांत निरीह, थोड़ा अधिक भोजन प्रिय बेटी को आज पराए घर में भेजते समय उसका दिल बैठा जा रहा है। क्या खेंती को वे लोग ठीक से जान पाएंगे? उसे समझने की कोशिश करेंगे? जाते समय खेंती ने रोते रोते कहा था, माँ,
आषाढ़ में बाबा को मुझे लाने के लिए ज़रूर भेजना। मोहल्ले की दीदी ने चुहल की। तुम्हारे बाबा अभी तुम्हारे घर कैसे आएंगे? पहले नाती होगा तब ना। खेती का चेहरा लाज से लाल हो गया। आंसू भरी एक जोड़ी आंखों में हंसी की झलक लिए वे हट करने के स्वर में बोली, कैसे नहीं आएंगे? आते हैं कि नहीं, देखना। साल भर से अधिक हो गया खेती को गए हुए। फिर आषाढ़ महीना आ गया। बरसात भी शुरू हो गई। घर के बरामदे में बैठकर सहाय हरि बाबू तंबाकू लगाते हुए बोले, अरे भैया, वे तुम सोचकर ही रखो कि ऐसा होना ही है। हमारे जैसे दरिद्र लोगों को भला इससे अच्छा मिल ही क्या सकता है? बीशू सरकार तंबाकू पीते पीते बोले, देखो भैया, हम जो देंगे नगद ही देंगे। अच्छा, तुम्हारी बेटी को आखिर हुआ क्या था? सहाय हरि बाबू हुक्के से 4-5 कश लेते हुए बोले, सुना है चेचक हुआ था, लेकिन असल मामला क्या था जानते हो? बेटी को तो भेजना ही नहीं चाहते थे। करीब 250 रुपया बाकी था ना, इसीलिए बोले पहले रुपया लाओ फिर बेटी को ले जाना। एकदम चमार। मैंने ये भी कहा था कि आपको सारी रकम मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। पूजा के लिए कुछ कम कपड़े खरीद कर उसमें से 30-40 रुपए बचा लूंगा। मगर इससे वो लोग मेरी बेटी पर कलंक लगाने लगे। उसकी चाल ढाल ठीक नहीं है, खाना पीना देखकर लगता है कि जिंदगी में कभी खाया नहीं, और भी बहुत कुछ। पौष महीने में मैं बेटी को देखने गया। जानते हो भाई, उसे देखे बगैर मैं रह नहीं सकता था। सहाय हरि बाबू अचानक चुप हो गए, जोर जोर से हुक्का पीने लगे और कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद बिशु सरकार बोले, उसके बाद क्या हुआ? मेरी पत्नी रोने पीटने लगी और उसी के कहने पर मैं पौष महीने में बेटी को देखने गया। वहां जाकर मैंने उसकी जो हालत देखी, पूछो मत। उसकी सास मुझे सुनाकर कहने लगी, बिना कोई खोज खबर लिए नीच घर की लड़की को ब्याह लाने से ऐसा ही होगा। जैसी बेटी वैसा उसका बाप। पौष महीने में बेटी से मिलने आया और वह भी खाली हाथ। बिशु सरकार की ओर देखते हुए सहाय हरि बोले, हम लोग ऊंचे खानदान के हैं या नीच घर के, ये तो तुम लोगों से छिपा नहीं है। एक समय परमेश चटर्जी के नाम से यहां बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे। अपने परिवार के विगत ऐश्वर्य के गर्व से गर्वित सहाय हरि बाबू शांत भाव से अट्टहास करने लगे। बिशु सरकार ने कई बार दबे स्वर में हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। उसके बाद फागुन महीने में उसे चेचक निकली। ऐसे चमार है कि उसके ससुराल वाले की चेचक के निकलते ही उसे टाल में मेरी एक दूर के रिश्ते की दीदी के घर पहुंचाए। एक बार कालीघाट पूजा करने आई थी, उसी समय उसके साथ परिचय हुआ था। ना मुझे चिट्ठी लिखी ना कोई खबर भेजी। दीदी के यहाँ से जब मुझे खबर मिली तब मैं वहां जाकर। क्या तुम मिल नहीं पाए? नहीं, जानते हो भाई, ऐसे चमार के घर मैंने अपनी बेटी दी की बीमारी के हालत में बच्ची के शरीर से उन लोगों ने सारा गहना उतार लिया था। ठीक है, तो अब चला जाए, काफी दिन निकल गया। क्या मछली का चारा तैयार कर लिया है? फिर कई महीने बीत गए। आज फिर पौष संक्रांति का दिन है। इस बार पौष महीने के अंत में ऐसी ठंड पड़ी कि यहाँ के बड़े बुजुर्गों तक का कहना है, इतनी ठंड उन्होंने होश संभालने के बाद पहली बार देखी है। शाम को अन्नपूर्णा पीठा बनाने के लिए पिसा हुआ चावल घोल रही थी। पुट्टी और राधा बोली, माँ, उसे और थोड़ा पतला घोलना, इतना गाढ़ा क्यों बना दिया? पुट्टी ने कहा, माँ, पहला पीठा मैं षष्ठी भगवान को चढ़ाऊं। अन्नपूर्णा बोली, अकेले मत जा, राधा को भी साथ ले जा। चांदनी रात थी। घर के पिछवाड़े फूलों के गुच्छों पर चांदनी लौट रही थी। पुट्टी और राधा ने
ज्यों ही दरवाज़ा खोला, एक सियार सूखे पत्तों पर खस-खस की आवाज़ करता हुआ घनी झाड़ियों में जा छिपा। पुट्टी ने हड़बड़ाकर पीठे को उस झाड़ी में फेंक दिया। फिर चारों ओर के निशब्द वातावरण में बांस की झाड़ी पर पड़ते ही दोनों डर के मारे पीछे पलटकर भागी और आंगन में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अन्नपूर्णा ने पूछा, क्या चढ़ा आई? हाँ माँ, पिछली बार तो जहाँ से नींबू का पौधा उखाड़ कर लाई थी वहीं पर फेंका है। रात काफ़ी हो गई थी। पीठा बनाना भी प्राय खत्म होने को था। चांदनी रात में एक कठफोड़वा पक्षी काफ़ी देर से ठक ठक की आवाज़ कर रहा है। धीरे धीरे उसकी आवाज़ भी धीमी होती जा रही थी। दोनों बहनें खाने की तैयारी में केले का पत्ता ले रही थी। अचानक पुट्टी कुछ सोचते हुए बोली, दीदी को बहुत अच्छा लगता था। माँ और बेटियां तीनों कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। फिर न जाने कैसे उन तीनों की दृष्टि एक साथ आंगन के किनारे सिमट गई, जहां घर की उस लोभी लड़की की याद पत्ता पत्ता और डाल डाल के साथ जुड़ी हुई थी। उसने कितने आशा अरमान के साथ उस पोई के पौधे को लगाया था, जो अब बरसात का पानी पीकर कार्तिक महीने की ओस में सिंचकर अपनी कोमल कोमल लताओं से इतना अधिक लद गया कि अब मचान में भी उसके लिए जगह कम पड़ने लगी। उसने अपनी कोमल पुष्ट यौवन से परिपूर्ण लताओं को मचान से बाहर चारों ओर लटका दिया था। तो ये थी कहानी पोई का मचान, जो कि एक बांग्ला कहानी थी और उसका हिंदी संस्करण मैंने आपको सुनाया। उम्मीद है आपको कहानी की प्रस्तुति पसंद आई होगी। अब कहानी जो थी वो 19वीं सदी की लिखी हुई थी, जब बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। और कभी कभी बड़े लोग कहते हैं कि पुराना ज़माना बहुत अच्छा था, पर क्या सच में अच्छा था?